हाँ जी बच्चों, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस ये क्या होती हैं इसके बारे में पहले बात करेंगे और हम इनको क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में हम मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें बेसिकली मोशन को स्टडी करते हैं। और आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। इट इज रिलेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एक कार है उसको देख रहे हो और कार किसी वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जा रही है और आप यहाँ ग्राउंड पे इस तरह से उस कार को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको इसकी कुछ वेलोसिटी नज़र आएगी। बट अगर उसी के पैरेलल एक और कार है जो खुद भी v स्पीड से चल रही है और आप इस कार के अंदर बैठे हो यहाँ पे, तब आपको लगेगा कि ये फर्स्ट वाली जो कार है, कार नंबर 1, इट इज़ एट रेस्ट बिकॉज आप दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 1 ओ, ये इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये v स्पीड पर x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है और ये जो इसके अंदर बैठा है उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ डिफरेंट हो रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये कार रेस्ट पे है। मतलब जो मोशन है या जो रेस्ट है ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो हमेशा सच हो, सबके लिए सच हो, चाहे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है चाहे कोई उसके अंदर है, अगर कुछ ऐसा हो तो वो एब्सोल्यूट होती है वो टर्म। लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है कि हर किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से उसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। अब फिजिक्स के अंदर हमारे पास कुछ कंजर्वेशन लॉज आते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लॉज हैं। ये जो लॉज होते हैं फिजिक्स के, ये हर किसी ऑब्जर्वर के लिए वैलिड होते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वर बाहर है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, चाहे वो उसके अंदर है, लॉज आर वैलिड। ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो वेरी कर जाती हैं, जो किसी के लिए डिफरेंट आंसर आता है, किसी के लिए डिफरेंट आंसर आ सकता है। जैसे इस कार की स्पीड की बात अगर करें या इस कार के एक्सेलरेशन की बात करें तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर आएगा। ये अलग बताएगा कि भी इसकी वेलोसिटी कुछ v मीटर पर सेकंड है, बट ये वाला जो बंदा है वो इसकी वेलोसिटी बताएगा 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वो खुद उतनी स्पीड पे मूव कर रहा है। तो ये जो दो चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं, दे आर कॉल्ड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक ये फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे इसको। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम मोशन को स्टडी करते हैं। मान लो आपने यहाँ इधर x एक्सिस मान लिया, इधर y मान लिया, इधर z मान लिया, तो इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके विद रिस्पेक्ट टू हम कार का मोशन स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही आप कहीं पर भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर सकते हो। आप यहाँ लगा लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कोई दूसरा फ्रेम मान लेते हैं, इसको s डैश मान लेते हैं, इसको s मान लेते हैं। ठीक है, तो s डैश एक ऐसा फ्रेम है जो खुद मूविंग है। अगर हम उसके विद रिस्पेक्ट टू इस कार का मोशन स्टडी कर रहे हैं, देयर विल बी डिफरेंट आंसर्स। तो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली हम क्या करना चाहेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में हम क्या करने वाले हैं, चलो यहाँ आओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मोशन है दैट इज ए रिलेटिव टर्म, तो हम मोशन को अलग अलग फ्रेम से स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आपके सामने मैं दो फ्रेम बना दूं, ये जैसे मान लो एक ये फ्रेम है, ये इसका ओरिजिन है, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, और एक और फ्रेम है जो बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये इसका y एक्सिस है, ये दूसरे वाले फ्रेम का z एक्सिस है और x एक्सिस ऐसे इसके पैरेलल है। उसको x डैश बोल देते हैं, y डैश बोल देते हैं, z डैश बोल देते हैं, और ये इसका ओरिजिन है o डैश। ठीक है, अब लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट P। ठीक है, अब इस पॉइंट P को दो बंदे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है O ऑब्जर्वर, दूसरा है O डैश। ठीक है, जो O ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो इसकी पोजीशन बताएगा, कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स बताएगा, x, y, z। ठीक है, वो बोलेगा कि ये 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो अपने विद रिस्पेक्ट टू ये बता देगा। और यू कैन राइट द पोजीशन वेक्टर आल्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। अब ये दूसरा फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम कोई कार हो सकती है। जैसे मैंने बोला ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरह का फ्रेम होगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम मोशन को स्टडी कर पाएंगे। तो ये दूसरा फ्रेम है। ये दूसरा फ्रेम जो है इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर फेंकने पड़ेंगे, एक x डैश पे, एक y डैश पे, एक z डैश पे। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, x डैश, y डैश एंड z डैश। ठीक है, अब जो इक्वेशंस इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में कनेक्ट करे, जो रिलेशन इनको आपस में कनेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डिटेल में समझेंगे कि फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं और
हमने कौन से कंसिडर करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच, ये होता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे एक्स वाई जेड से हम डिनोट करते हैं, उसका ओरिजिन हमें पता होता है, विद रिस्पेक्ट टू विच वी स्टडी वेरियस पैरामीटर्स related to motion of object। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई कार हो सकती है जिसके अंदर से आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हो। कार के अलावा अर्थ के ऊपर से हम बाहर किसी प्लेनेट का मोशन देख रहे हैं, सन का मोशन देख रहे हैं, सन घूम रहा है, आप मून का मोशन देख रहे हो अर्थ के ऊपर से, तो जो अर्थ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है जी। इनर्शियल फ्रेम बच्चे वो होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। सिंपल एक लाइन बोल दी जाती है, दोज फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स लॉज आर वैलिड दोज आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन, वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, और एट रेस्ट। इस तरह का कोई भी फ्रेम जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप मोशन स्टडी कर रहे हो और वो खुद या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, तो सच काइंड ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वी वेक्टर जो है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कार है, इस कार के साथ आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया, ऐसे ये हमने इधर लगा दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब अगर ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही स्पीड चेंज हो रही है, तो आप इसको बोल दोगे कि ये इनर्शियल फ्रेम है। अगर ये कार रेस्ट पे है तब भी ये इनर्शियल फ्रेम है। तो इस तरह के फ्रेम में क्या होता है कि जो न्यूटन के लॉज है, मोशन के लॉज, लॉ ऑफ इनर्शिया, और एक लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, वो डायरेक्टली लग जाएगा। मतलब जो भी कार का एक्सेलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट का जो भी एक्सेलरेशन होगा, टाइम्स मास विल गिव यू फोर्स, ठीक है। तो सच लॉज आर वैलिड in an inertial frames of reference. So let me write the second point. यहां पे लिख लेते हैं second point. Newton's laws are valid. वो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, उसमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, न्यूटन के लॉज जो हैं वो वैलिड होंगे। तो सच काइंड ऑफ फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। दूसरे होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, वो इसके ऑपोजिट होंगे। तो सेकेंड टाइप इज नॉन inertial frames of reference। ठीक है जी, ठीक है। तो ये वो होंगे जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। मतलब उनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बढ़ रही है, मतलब वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है। या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और both this and this magnitude and speed may change। देखो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने का मतलब है वो फ्रेम स्पीड अप हो रहा है। जैसे एक कार थी, स्टार्ट हुई जीरो स्पीड से, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, और धीरे धीरे वो एक्सेलरेट होने लग गई। आप उस कार के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन, वहां से आप मेजर कर रहे हो, तो वो बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो सच काइंड्स ऑफ फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नाउ इन सच फ्रेम्स न्यूटन्स लॉज आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। तो सेकंड पॉइंट इज Newton's laws of motion are not directly applicable। डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें ना एक सूडो फोर्स होती है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा लॉ को लगाने के लिए। सूडो फोर्स क्या होती है? जैसे मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको हमने ऐसे एक्सेलरेट किया, इसके अंदर ना एक ब्लॉक पड़ा हुआ है मास m का। थोड़ा सा सूडो फोर्स के बारे में बताऊं तो अगर हम इस ट्रॉली को ऐसे खींचेंगे, अचानक से एक्सेलरेट करेंगे,
तो आपको ये चीज पता है कि इस मास पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, क्योंकि जब आप बाइक पे बैठते हो अचानक से बाइक स्टार्ट होती है, पीछे की तरफ जर्क लगता है, उसको आप बोलते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम वैसे ही अगर हम इस ट्रॉली को एक्सेलरेट करेंगे तो ये जो मास है ना, इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। वो जो फोर्स होती है उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। वो क्योंकि हमने लगाई नहीं है बट उसको फिर भी पीछे की तरफ एक जर्क लगा है, तो उस फोर्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन द कैलकुलेशंस अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के साथ काम कर रहे हो। तो +1 क्लास में जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो तो बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह की एनसीईआरटी में ऑलरेडी हैं। तो ये फोर्स कितनी होती है? ये होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स होती है। तो वी नीड टू कंसिडर, लेट मी राइट वन लाइन, वी नीड टू कंसिडर सूडो फोर्स। ये स्पेलिंग देख लेना, यहाँ ई भी होता है शायद, हाँ, सूडो फोर्स in the calculations when we work with non inertial frames, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे। बट अभी इस चैप्टर में जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो होंगी बच्चों, वो हम सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के लिए करेंगे, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में थोड़ी अभी बात करते हैं। देखिए, मान लो कि लेट अस राइट, पहले चलिए अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि कैसे क्या करती हैं ये। पहले हम अजम्पशंस लिख लेते हैं कि क्या अजम्पशंस हैं जहां ये ट्रांसफॉर्मेशंस वैलिड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें हमने ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी हैं, वो दोनों इनर्शियल फ्रेम्स होंगे। एक एस मान लेंगे और दूसरा फ्रेम जो होगा उसको थोड़ा आगे मैं बना रहा हूं, उसको एस डैश मान लेंगे, उसको एस डैश मान लेंगे, ठीक है। दोनों का एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया, एक्स कोमा एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है जी। अब दोनों का डिफरेंट ओरिजिन है। हो सकता है कि जब हमने स्टार्ट किया इसके मोशन को, जब हमने दोनों फ्रेम्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम t0 पर ये दोनों रीजन जो थे वो आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो एक फ्रेम है, दोनों में से कोई भी एक फ्रेम, जनरली हम इसको मानेंगे एस डैश को, वो मूव करना शुरू हो गया अलोंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब भी इनर्शियली रहेगा, रेस्ट पे होगा तब भी इनर्शियली रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास दो डिफरेंट फ्रेम्स हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, ये ग्राउंड होगी हमारे पास, और एक कार है, उस कार के अंदर एक ऑब्जर्वर है और एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है। तो अब इन दोनों ऑब्जर्वर्स के विद रिस्पेक्ट टू जो देखेंगे किसी इवेंट को, हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखने वाले हैं। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस? यहाँ पर स्पेस पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, ठीक है, तो फ्रेम S के विद रिस्पेक्ट टू ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और दूसरा अगर हम S डैश के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो सेम पॉइंट सेम है, बट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश, y डैश, z डैश। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश। हम इन कोऑर्डिनेट्स में रिलेशंस निकालना चाहते हैं। दीज आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे, वो जो दूसरी कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो स्पीड ऑफ फ्रेम S डैश है that is very small, speed of frame S dash is very small. मैं दोबारा लिखता हूं। एक और assumption है, वो ये है speed of frame S dash, that is v vector, उसका magnitude that is very less as compared to speed of light. मतलब जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं ना, जो मोशंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में स्टडी करते हैं, देखते हैं, ये उन मोशंस की अभी बात होने वाली है। तो अगर इस तरह का कोई मोशन है दूसरे फ्रेम का और एक स्टेशनरी फ्रेम है,
तो हम दोनों फ्रेम से इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। तो वो जो इक्वेशंस जो इनको कनेक्ट करती हैं आपस में, दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तीन यहाँ पर स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और एक और कोऑर्डिनेट होता है वो होता है टाइम का कोऑर्डिनेट। तो वो भी मैं लिखूंगा टी इज टाइम। वो टाइम टी तो दोनों में कॉमन ही चल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ टी डैश मान लेते हैं, उधर टी, बट दैट इज सेम चलेगा। तो व्हाट आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस? दीज आर the linear equations, linear transformations which connect the measurements of position and time in two inertial frames of reference when the velocity of one frame with respect to other is very small. Is very small as compared to speed of light. ये मेन इसमें ना पॉइंट है, क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत हाई हो जाए कंपैरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, मान लो जैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये फ्रेम काफ़ी हाई स्पीड पर है, मान लो ये है v = 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो कंपैरिजन कर सकते हो आप इसका, 100 गुना का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस केस में फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम नहीं यूज़ करते, फिर हम यूज़ करते हैं एक नई तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस विच आर कॉल्ड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। अभी हम उन स्पीड्स पर ही रहेंगे जो स्पीड्स बहुत कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे एक मान लो कार है, उस कार के अंदर से एक बच्चा बैठा, ऑब्जर्वर बैठा, वो देख रहा है बाहर की तरफ, और बाहर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में है। तो उन दोनों की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं किसी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये इक्वेशंस यूज कर पाएंगे। बहुत इजी इक्वेशंस हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट दे आर द सिंपल रिलेशंस। लीनियर का मतलब होता है यहाँ पर कि लीनियर होनी चाहिए ये इक्वेशंस, मतलब ये एक्स वाई जेड और टी ये आएंगे इन इक्वेशंस में, उनकी पावर 1 होनी चाहिए। तो now we will drive the equations for Galilean transformations, very simple equations। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो inertial frames of reference होंगे, एक जैसे ये हमने मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, दिस फ्रेम इज कॉल्ड s फ्रेम, ठीक है, और दूसरा फ्रेम है s डैश फ्रेम, ठीक है, s डैश फ्रेम, ये उसका y एक्सिस है, ये उसका z एक्सिस हो गया, दिस इज द z एक्सिस, z डैश बोलेंगे, y डैश बोलेंगे, और ऐसे ही इसका भी x एक्सिस है जो मैं बिल्कुल इसके ऊपर बनाऊंगा, ये x डैश। हमने ये मानना है यहाँ पर कि ये जो s डैश फ्रेम है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर along x axis, मतलब इसकी वेलोसिटी है vi कैप along x axis and it is constant provided the speed is very less as compared to speed of light। जब इस फ्रेम की स्पीड ऑफ लाइट के काफी छोटी होगी ना, उससे कम होती है, तभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम डिफाइन करते हैं। अदरवाइज हमारे पास फिर सेकंड केस है कि अगर स्पीड इसके कंपेरेबल हो, फिर उस केस में हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करेंगे। अभी हम गैलीलियन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P के 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, और एक टाइम चल रहा है, तो वो t भी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट P के जो मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है दैट इज x, है ना, ये जो दूरी है ये x के बराबर है, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज x, और यहाँ से हमने ऐसे परपेंडिकुलर फेंका
तो ये y एक्सिस हो गया है, दिस कोऑर्डिनेट इज y, और z अगर हमें बनाना है तो हम बाहर की तरफ इसके ऊपर परपेंडिकुलर फेंकते हैं, दैट इज z एक्सिस, ठीक है। तो वो z कोऑर्डिनेट हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे पता है। अब सेम पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट्स हम विद रिस्पेक्ट टू s डैश लिखने वाले हैं, और s डैश फ्रेम जो है दैट इज ए मूविंग फ्रेम, वो मूव कर रहा है, ठीक है। हैं दोनों इनर्शियल फ्रेम्स, लेट मी राइट हियर इनर्शियल फ्रेम्स, बट नाउ s डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी, सम वेलोसिटी v, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेम पॉइंट के, उसको हम मान लेते हैं x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश। तो हमें करना क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है दीज आर द रिलेशनशिप between these position coordinates and time coordinates, मतलब x, y, z, t and x dash, y dash, z dash and t dash। तो इनमें जो रिलेशनशिप हमारे पास आएगी those are called Galilean transformations, ठीक है। तो let me write some important points. Consider two inertial frames of reference S and S dash at t is equal to t dash is equal to 0. The origins of both of them कोइंसाइड, मतलब जब हमने टाइम की मेजरमेंट करनी स्टार्ट करी ना, उनके ओरिजिन आपस में कोइंसाइड कर रहे थे। मतलब अगर मान लो ये एक फ्रेम था आपका, तो दूसरा भी यहीं पे था उस टाइम पे, कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और t डैश भी उस टाइम 0 था। दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर्स ने जब मेजरमेंट स्टार्ट करी, तब उस टाइम पर दोनों के जो ओरिजिन्स हैं दे वर कोइंसाइडिंग। अब हमने यहाँ पे मानना है कि लेट s डैश इज मूविंग, या मूविंग की जगह स्टार्ट्स लिखते हैं, स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v I कैप, ठीक है। तो दिस इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट मी राइट इन द ब्रैकेट, I कैप मतलब अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो एट एनी टाइम t, अब किसी टाइम t पे I want to write the x coordinate and x dash coordinate, ठीक है। what is x dash coordinate? at any time t, the x dash coordinate of point P is related to x as, कैसे, देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको नजर आ रहा है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, ये दूरी x है हमारे पास। ये दूरी इस ओरिजिन से जो होगी सेम पॉइंट की, ये वाली दूरी, वो x डैश होगी, क्योंकि जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है वो यही होता है कि वो पार्टिकल x एक्सिस पर कितनी दूरी पर है ना। तो दिस इज x डैश कोऑर्डिनेट। नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चे, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये जो फ्रेम है, ये जो पर्पल कलर का फ्रेम है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस। तो ये डिस्टेंस टाइम t में कितना कवर करेगा, टाइम t में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू vt, या वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, ये आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको हम यूज करेंगे। अब आप देख के बता सकते हो कि ये जो x कोऑर्डिनेट है वो x डैश प्लस vt है, और अगर आपने x डैश लिखना है तो वो x माइनस vt है। तो देयरफॉर x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मतलब हमें करना क्या है, देखो अगर आपको किसी भी टाइम t पर, मान लो 10 सेकेंड्स पर, ये पूछा गया कि व्हाट इज द x डैश कोऑर्डिनेट, और आपके पास x कोऑर्डिनेट है, तो आपने यहाँ पर वो x कोऑर्डिनेट पुट करना है, यहाँ पर स्पीड पुट करनी है इस फ्रेम की, और साथ में आपको वो टाइम पुट करना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें पुट करके आपके पास दूसरे फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू x डैश कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये x डैश हो गया। नाउ लेट अस राइट अबाउट y डैश एंड z डैश। तो y डैश के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट का मतलब है ये वाली हाइट जो मैंने ऐसे बनाई थी ना विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, ये y हाइट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, हाइट है बेसिकली उस पॉइंट P की, ठीक है। ओके, अब S डैश के विद रिस्पेक्ट टू भी अगर हम देखें तो ये जो हाइट है, क्योंकि दोनों के x एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, x एक्सिस सेम है, दोनों का ये जो xz प्लेन है वो सेम चलेगा, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है दोनों के ही विद रिस्पेक्ट टू सेम रहेगा, क्योंकि पार्टिकल जो है उसकी जो हाइट है, उसका जो y कोऑर्डिनेट है
वो दोनों फ्रेम्स में से सेम आ गया, इसलिए आई कैन राइट y इज इक्वल टू वाई डैश। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है बिकॉज देयर इज नो मोशन ऑफ एस डैश फ्रेम अलोंग y एक्सिस। अगर ये फ्रेम ऊपर की तरफ जाता तो फिर देखो ये सिचुएशन बननी थी। ऐसे इमेजिन करके देखते हैं, ये देख लो, ये ओरिजिन आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, y आ गया, z आ गया। अब मान लो जो दूसरा वाला फ्रेम है वो ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v। अब यहाँ पर एक पॉइंट p है। अब देखो नीचे वाले एक्सिस के से जो हाइट है, एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है, अगर वो y है तो फिर दूसरे वाले से एक्स डैश एक्सिस से डिस्टेंस है वो डिफरेंट है अभी y डैश। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो फ्रेम है एस डैश, उसका मोशन y के अलोंग है ही नहीं, उसका मोशन सिर्फ x के अलोंग अभी हमने माना है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो एज देयर इज नो मोशन, I will write as there is no motion along y and z axis, therefore y dash is equal to y, z dash is equal to z. Now we will talk about time, कि टाइम क्या दोनों फ्रेम्स में सेम चल रहा है या डिफरेंट चल रहा है। तो टाइम इज ऑल्सो रनिंग सेम। तो एक और पॉइंट लिखा जाएगा फॉर, नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं, एज वेलोसिटी v vector of frame s dash is very small as compared to small c. What is small c? Speed of light in vacuum, उससे कम है। Therefore the time will change uniformly in both the frames. तो ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। टाइम तब तक यूनिफॉर्मली चेंज होता है जब तक आपकी स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, किसी फ्रेम की स्पीड, किसी कार की, स्पेसशिप की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, कंपेरेबल मतलब v इज इक्विवेलेंट टू c, लाइक जैसे c हमारे पास होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और v आ जाए वहां पर लाइक 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये कंपेरेबल स्पीड है। अगर इतनी स्पीड पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे, तो उस केस में टाइम इज नो लॉन्गर द सेम इन बोथ द फ्रेम्स। उस केस में एक फ्रेम में अगर आप टाइम मेजर करोगे वो डिफरेंट होगा, और दूसरे फ्रेम में जब हम टाइम मेजर करेंगे वो डिफरेंट होगा। इसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने दी थी, और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ये पूरा एक चैप्टर है कि जब हम इतनी हाई स्पीड पर ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाएंगे एंड वी विल लर्न कि इतनी हाई स्पीड पर जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट्स वहां पर आते हैं। तो बहुत अच्छे और अजीब तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। अभी के लिए हमें याद रखना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में जो फ्रेम्स हैं उनकी रिलेटिव स्पीड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सी, देयरफॉर टी डैश इज टी। तो देयरफॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। अब इसी तरह से हमारे पास इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, हाँ जी, वो क्या होती हैं? उसमें हमें x फाइंड करना है। तो आप देख के बता सकते हो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, उसको ऐसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश, t इज इक्वल टू टी डैश। मतलब ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर आप वो फाइंड करना चाहते हो, दीज आर फॉर फ्रॉम मूविंग फ्रेम। अगर आप मूविंग फ्रेम से देख रहे हो किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और आपके पास स्टेशनरी फ्रेम से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है, तो आप इनको यूज करोगे। और इसका उल्टा, अगर आपके पास किसी मूविंग फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, और आप स्टेशनरी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना चाहते हो, तो आप इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करेंगे। ओके, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। देखो, अभी हमने ये माना था कि जो दूसरा वाला फ्रेम है एस डैश वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, अभी हमने ये अज्यूम किया था। बट अगर मान लो एस डैश हवा में जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, मान लो ये एस है और जो एस डैश है वो कुछ ऐसे जा रहा है,
मतलब ऐसे हवा में जा रहा है किसी वेलोसिटी v वेक्टर के साथ, और उस वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो वो v वेक्टर है हमारे पास vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। मतलब वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स हैं, कुछ वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ है, कुछ y की तरफ है, कुछ z की तरफ है। ऐसे जब पार्टिकल मूव करता है तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे जब पार्टिकल मूव करता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ओरिजिन से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फ्रेम, घूम नहीं रहा, इसको आप याद रखना, ऐसे कर्व मोशन में नहीं जा रहा, जाएगा स्ट्रेट लाइन में ही, बट जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज इंक्लाइन टू द ओरिजिन, ना तो वो x के अलोंग है, ना y के अलोंग है, ना z के अलोंग है। तो उस केस में फिर ये इक्वेशंस कैसे मॉडिफाई होंगी, तब हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखने हैं। x, इसको लिखूंगा मैं डायरेक्ट वाली जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, x डैश हो जाएगा x माइनस वी एक्स टी, y डैश हो जाएगा y माइनस वी वाई टी, क्योंकि उसमें y कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा y कोऑर्डिनेट के लिए, जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है उसको चेंज करेगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो हमारा y कोऑर्डिनेट है उसको चेंज करेगा कि जिस स्पीड से फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो अफेक्ट करेगा। और z डैश में चेंज आ जाएगा z माइनस वी जेड टी, ठीक है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स फिर ऐसे निकलेंगे, ये इक्वेशंस यूज होंगी, ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस ही हैं, बट t डैश इज t, मतलब वो दोनों फ्रेम्स में टाइम सेम चल रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। ओके, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे कंबाइन करके तो कैसे लिखा जाएगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन वेक्टर फॉर्म I can write r vector dash is equal to r vector minus v vector into t। तो ये जो एक इक्वेशन है, ये एक अकेली इक्वेशन आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दे देगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के। कैसे, क्योंकि यहां पर ये जो r वेक्टर डैश है वो बेसिकली है x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएं अगर विद रिस्पेक्ट टू s डैश फ्रेम, कौन सा, मूविंग फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू तीन कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए तो यू कैन राइट दिस वेक्टर। यहाँ पे जो r वेक्टर है वो तीन कोऑर्डिनेट से बनेगा जो विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम इज s फ्रेम, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, उनको मिला के हमारे पास ये बन जाएगा r वेक्टर। और जो v वेक्टर है वो उस फ्रेम का वेलोसिटी वेक्टर है, उसके भी तीन कंपोनेंट हैं, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तो अपने आप वो आंसर आएगा जिस हिसाब से भी आप वेलोसिटी इसमें पुट करोगे। तो अगर इसके ये जो v वेक्टर है इसके भी तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये अब ऐसा भी हो सकता है कि तीन में से दो कंपोनेंट्स हों वेलोसिटी वेक्टर के, मतलब वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम जो है वो एक प्लेन के अलोंग जा रहा है लेकिन वो 3D में नहीं जा रहा, तो फिर दो कंपोनेंट्स होंगे, अगर दो कंपोनेंट्स होंगे उसके हिसाब से अपने आप इक्वेशन सेट हो जाएंगी। इसके लिए एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको कि अभी इस 3D में क्या हो रहा है। देखो ये हमारा S फ्रेम है, दिस इज फ्रेम S विच इज स्टेशनरी एट रेस्ट। ये तो हमें हमेशा रेस्ट पे लेना है इस फ्रेम को ना, जब हम, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम हमेशा यूज करेंगे, S फ्रेम को रेस्ट पे ले लेते हैं हम। और जो दूसरा वाला फ्रेम है वो ये है, वो S डैश है, ठीक है। तो वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसे किसी डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ओके, यहां पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P, समझ गए, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P के दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक पोजीशन वेक्टर इसके विद रिस्पेक्ट टू है, पॉइंट P कहीं और लेते हैं, रुक जाओ, सही नहीं बनेगा डायग्राम, चलो यहां इसको भी रब करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर यहां बनाते हैं। ये इसका ओरिजिन हो गया O डैश, मान लो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो ये 3D में किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तीन कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के जैसे मैंने लिखा। नाउ लेट अस सपोज हियर इज ए पॉइंट P। अब उस P के दो पोजीशन वेक्टर बनेंगे, एक बनेगा स्टेशनरी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू लाइक दिस, ऐसे, दिस इज R वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। दूसरा पोजीशन वेक्टर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, R डैश वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब अगर आपके पास R डैश वेक्टर है और आप R वेक्टर लिखना चाहते हैं तो इसमें पुट करके निकाल लो, और अगर आपके पास R डैश गिवन है, उल्टा बोल दिया, हाँ, अगर आपको R गिवन है और आप R डैश फाइंड करना चाहते हो तब भी आप निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स, यू कैन फाइंड R डैश एट एनी टाइम t। लेट मी राइट हियर, तो दिस इक्वेशन
विल गिव r डैश वेक्टर। क्या है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट with respect to moving frame. This equation will give you r dash vector at any time t, 1 second, 2 second, 3 second, तो वो दे देगा। You have to put r vector and v vector here. r वेक्टर पहले से गिवन होगा और v वेक्टर गिवन होगा, वो आप पुट करके r डैश निकाल सकते हो। और अगर इससे उल्टा काम करना है तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, वो बन जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू r डैश प्लस v वेक्टर इंटू t। ये वेक्टर्स का ध्यान रखना है, टाइम देखो स्केलर है यहाँ पे, उस पर हमने ये वेक्टर का सिंबल नहीं लगाना। r वेक्टर, r डैश वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, सिंबल लगा दिया मैंने। वेलोसिटी भी एक वेक्टर है तो सिंबल लगा दिया। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी चीज वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दीज आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। Let us do one problem. हाँ जी, रीड करिए स्टेटमेंट को, ध्यान से पढ़िए जरा, और जो अभी हमने किया उससे रिलेट करने की कोशिश करनी है। कौन सा फ्रेम है यहाँ पर स्टेशनरी, और जो एस डैश फ्रेम है वो कौन सा है, वो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक इंसेक्ट है, वो फ्लाई कर रहा है, मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, वो फ्लाई कर रहा है किसी रूम में, ठीक है। और एक स्पेशल केस दे दिया, इसका मोशन इस तरह से है कि ये स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है। वैसे तो स्ट्रेट लाइन में नहीं फ्लाई करता, बट टू मेक दिस प्रॉब्लम वी हैव अज्यूम्ड दैट कि वो स्ट्रेट लाइन में एक इंसेक्ट है, वो मूव कर रहा है। उसकी स्पीड दे दी गई 2/2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी दी गई है स्पीड की, मतलब वहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं उस इंसेक्ट की। तो हमें क्या करना है, एक पेंडुलम है कमरे में, जैसे ये फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर या आप एक रूम मान सकते हो, ये रूम का ओरिजिन है, मतलब कॉर्नर जो है वो एक ओरिजिन बन गया, कोई भी एक कॉर्नर इस फ्रेम का ओरिजिन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसेक्ट बैठा था, स्टार्ट यहीं से हुआ है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्टेशनरी फ्रेम, ये वही स्टेशनरी फ्रेम है। और यहाँ ऐसे कमरे में कहीं पर एक पेंडुलम है, ऐसे कुछ हो सकता है, वो जो कोई शॉपीस होते हैं, है ना, विंडशील्ड्स होती हैं, इस तरह से कुछ एक पेंडुलम है, वो कमरे में कहीं पर इस तरह से हैंगिंग है। उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट्स आर 4, 8, 5, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे स्टेशनरी फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू पता है उसके कोऑर्डिनेट्स। अब वो इंसेक्ट जो है वो उड़ा, यहाँ से कहाँ से उड़ा, ओरिजिन से उड़ा, और वो स्ट्रेट लाइन में किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है। मतलब वो जो एस डैश फ्रेम है ना, वो एक्चुअली इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट ही हमारा एस डैश फ्रेम है। यहाँ पे वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, वो इंसेक्ट हो सकता है, वो कोई कार हो सकती है, कार के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, बैलून हो सकता है, वो जो हवा में उड़ने वाले बैलून होते हैं ना, इस तरह हॉट एयर बैलून्स होते हैं, तो इस तरह से होते हैं वो, लाइक दिस, इस तरह से ऊपर बैलून बना होता है, तो वो हो सकता है, मूविंग है वो भी, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में दो कंडीशन होंगी इंपॉर्टेंट। एक तो जो स्पीड होगी वो काफी कम होगी, जिसे देखने से पता चल रहा है 2/2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी। दूसरा, ये स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे इंसेक्ट की स्पीड देखो फिक्स्ड है 2/2 मीटर पर सेकेंड, कोई वैल्यू आ जाएगी, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हैं तो इनर्शियल फ्रेम्स भी आ गए आपके और स्पीड भी कांस्टेंट आ गई, तो इस केस में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस लगा पाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। हमें विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, है ना, इंसेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू पूछा है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ हैंगिंग पेंडुलम हैविंग दीज कोऑर्डिनेट्स, ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। हमें कैसे फाइंड करना है, एज सीन बाय द इंसेक्ट, है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ हैंगिंग पेंडुलम एज सीन बाय द इंसेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम इट स्टार्ट। तो टी दे दिया हमारे पास 1 सेकेंड, ठीक है, और आर डैश हमें फाइंड करना है, और आर वेक्टर हमारे पास गिवन है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, तो दिस इज 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप, तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आर वेक्टर भी है मेरे पास। तो आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी, टी भी मिल गया, आर वेक्टर भी मिल गया, बट अभी वी वेक्टर चाहिए। तो वी वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, देखो तीन कंपोनेंट हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब जिन्होंने वेक्टर्स अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको ये चीज पता है कि 3D में जो x कंपोनेंट होता है
वो होता है ये जो वेलोसिटी दी है ना, ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है स्पीड। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है Vx, मतलब जो x कंपोनेंट होता है दैट इज v cos ऑफ दिस एंगल, cos अल्फा। डायरेक्शन को साइंस अगर +1 में पढ़े हो डायरेक्शंस तो वहां से पता चलता है। तो x कंपोनेंट ये होगा बच्चे, y कंपोनेंट होगा v cos बीटा, वो दूसरा एंगल भी 45 ही है, और z कंपोनेंट होगा v cos गामा। तो उसने बोला ना कि वो जो इंसेक्ट है उसकी जो मूविंग की स्ट्रेट लाइन है, मतलब इन ए डायरेक्शन, हाँ उसने बोला है इट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द इंसेक्ट एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईच एक्सिस इन द स्टेशनरी फ्रेम। मतलब ये डायग्राम बना के समझाते हैं इसको भी। देखो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो स्टेशनरी फ्रेम है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट किसी डायरेक्शन में गया v वेक्टर, तो उसका v वेक्टर कह रहा है तीनों के साथ 45 डिग्री बना रहा है। इस एंगल को अल्फा बोला जाता है, x एक्सिस वाले के साथ, y के साथ इसको बीटा बोल देते हैं, ठीक है, वो भी 45 ही दिया गया है। और ऐसे ही वेलोसिटी वेक्टर का ये वाला जो एंगल है z एक्सिस के साथ, वो भी 45 दिया गया है। तो यहाँ तीनों एंगल हम पुट कर देंगे, तो x कंपोनेंट आएगा 2/√2 cos 45, तो दैट इज 1/√2 1/√2 1/√2 कट गया, 2 मीटर पर सेकेंड, 1/√2 √2 से कट गया। पूरा मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का जिसको स्पीड बोला गया है, साथ में cos 45, ठीक है, तो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, और तीसरा भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास, लेट मी राइट इट हेयर, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। So this is the velocity vector which is very easy to find। अब हो गया सॉल्व, इसमें पुट कर देंगे, तो r डैश is r which is 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे पुट कर दिया। r मैंने ये पूरा माइनस v, ये v है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये जस्ट ये तीनों में से माइनस हो जाएगा। हो गया सॉल्व, तो ये आ गया 2i कैप, i कैप में से i कैप वाला टर्म माइनस करना है, प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट। मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट या ये जो मूविंग फ्रेम है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 सेकंड पे, 2 6 3 1 सेकंड पे। ऐसे अगर 2 सेकंड में पूछा जाता तो चेंज हो जाता, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते v टाइम्स, है ना, vt करना था ना, तो v इंटू 2 करते, ऐसे ही 3 सेकंड्स पे 4 सेकंड्स पे किसी भी टाइम पर आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। तो ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। बेसिकली क्या कर रही हैं, एग्जांपल की हेल्प से भी हमने समझा कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कोई दो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, एक उसमें से स्टेशनरी है दूसरा मूविंग है, तो उनमें जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के उनको आपस में रिलेट कर दी है। एक्स वाई जेड और टी जो हैं दे आर विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश आर विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, बट टी डैश इज इक्वल टू टी, that is true when the velocity of light, when the velocity of frame is very less as compared to speed of light। ठीक है जी, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया।